हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन कवर कराई जाती है, जिसमें नवंबर की कड़ी कवर हो चुकी है पूरी और ये दिसंबर की मैगज़ीन है। और चलिए देखते हैं इसमें आज क्या टॉपिक है। आज इसमें पॉलिटी का पार्ट कवर कराया जाएगा, जिसके टॉपिक में है फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का विनियमन यानी रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और सतलज और यमुना लिंक नहर विवाद और न्यायालय की अवमानना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? तो क्या हुआ है कि दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि TDSAT हालिया निर्णय के अनुसार हॉटस्टार जैसे ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरण जो ट्राई है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। याद रखिएगा, नहीं आते हैं, बल्कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के द्वारा शासित किया जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि OTT जैसे प्लेटफॉर्म जो ट्राई या TDST के मतलब नियमन के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनसे इनको रेगुलेट नहीं किया जाता है, बल्कि अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के द्वारा शासित किया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देते हैं। नेक्स्ट है TDSAT के अनुसार OTT प्लेटफॉर्म ट्राई अधिनियम 1997 के दायरे से बाहर है, क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार से किसी अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्यों बाहर है? क्योंकि उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ नहीं होती है। ये आदेश ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन AIDCF द्वारा स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया था। AIDCF जो है, इसने स्टार द्वारा यानी कि ऑल इंडिया जो डिजिटल केबल फेडरेशन है उसके द्वारा जो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये स्टार के द्वारा हॉटस्टार पर विश्व कप मैचों की मुफ्त स्ट्रीमिंग को चुनौती देते हुए दावा किया कि ये अनुचित और ट्राई नियमों के खिलाफ है। तो ये दिक्कत थी। तो OTT प्लेटफॉर्म रेगुलेशन पे विवाद क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और दूरसंचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच संघर्ष। तो इसमें क्या है कि दूरसंचार नियामक जो ट्राई और सूचना विभाग DOT संचार मंत्रालय के बीच ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म के विनियमन यानी रेगुलेशन को लेकर के व्यापक मतभेद देखा गया है। साथ ही देश में जो इंटरनेट आधारित जो संचार सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की प्रकृति पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो DOT जो है ओवर द टॉप जो दूरसंचार विभाग है ने OTT प्लेटफॉर्म को दूरसंचार सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। तो डॉट ने जो है OTT प्लेटफॉर्म को दूरसंचार सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उन्हें दूरसंचार ऑपरेटरों की तरह विनियमित करने की मांग की है। ट्राई ने OTT प्लेटफॉर्म को कैसे विनियमित किए जाने की प्रक्रिया के संदर्भ में एक परामर्श पत्र जारी किया है। तो दूरसंचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की असहमति क्या है, देखते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मानना है कि व्यापार नियमों के आवंटन के तहत इंटरनेट आधारित जो संचार सेवाएं हैं उसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ट्राई द्वारा जो OTT सेवाओं को विनियमित करने का प्रयास है वो क्या है? तो ट्राई ने सबसे पहले व्हाट्सएप, जूम और गूगल मीट जैसे OTT संचार सेवाओं के लिए एक विशिष्ट नियामक ढांचे के निर्माण के विरुद्ध सिफारिश की थी। वर्तमान में जो ट्राई के द्वारा इन सेवाओं को विनियमित करने पर पुनर्विचार करने के रुख के कारण विभिन्न संबंधित जो मंत्रालय और विभाग हैं उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तो ट्राई का विवाद ये है कि कौन इसको बेटर रेगुलेट करेगा और कैसे। OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं ये? तो OTT प्लेटफॉर्म ऑडियो और वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सेवाएं होती हैं।
ये शुरू में कंटेंट जो है होस्टिंग प्लेटफॉर्म थे, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे क्या हुआ है कि छोटे फिल्म, छोटे पिक्चर्स, बड़े पिक्चर्स और वेब सीरीज़ के निर्माण एवं रिलीज़ तक विस्तारित हो गए। पहले छोटे छोटे से कंटेंट होस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म थे, उसके बाद ये पिक्चर्स और वेब सीरीज़ भी इनके ऊपर डालने जाने लगे, रिलीज़ करने लगे ये। तो ये प्लेटफॉर्म जो है विभिन्न प्रकार के कंटेंट प्रदान करते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा देखे जाने वाले कंटेंट की प्रकृति एवं प्रकार के आधार पर अन्य कंटेंट का सुझाव देते हैं। तो ओटीटी क्या सेवाएं देते हैं? तो अधिकांश जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर कुछ कंटेंट निःशुल्क होते हैं और कुछ ऐसे कंटेंट जो आम तौर पर अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते, यानी कि मतलब बिना पैसों के नहीं देते हैं, निःशुल्क नहीं मिलते, जिन्हें प्रीमियम कंटेंट कहा जाता है। इसके लिए मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। प्रीमियम कंटेंट का जो निर्माण और वितरण है आमतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा स्वयं स्थापित प्रोडक्शन हाउस के सहयोग से किया जाता है। यानी ये प्रीमियम कंटेंट का रेगुलेशन जो है वो खुद ओटीटी जो है प्लेटफॉर्म वो खुद से करते हैं। तो इनका उदाहरण ओटीटीज़ का क्या है? नेटफ्लिक्स है, डिज़नी प्लस हॉटस्टार जो है, अमेज़ॉन प्राइम है, वीडियो, पिकॉक और बहुत सारे प्लूटो टीवी और अन्य हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को विनियमित करने वाले जो कानून हैं वो क्या हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। 2022 में केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 अधिसूचित किया गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उसको रेगुलेट करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम है 2021 उसको अधिसूचित किया गया है। तो ये जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 है वो क्या है, इसको देखते हैं। तो सोशल मीडिया द्वारा अधिक सतर्कता बरतना चाहना चाहिए। तो मुख्य तौर पर आईटी नियम 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट सामग्री संबंधित जो अधिक सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है। आपको मतलब अधिक ध्यान देना होगा, किस चीज़ को लेकर के ध्यान देना होगा। तो ये नियम जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता और त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के साथ एक सॉफ्ट टच स्वयं नियामक जो तंत्र है स्थापित करता है। तो ये स्वयं नियामक तंत्र स्थापित करता है। साथ ही प्रत्येक प्रसारक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत एक स्वयं नियामक निकाय का सदस्य बनना होगा तथा संबंधित शिकायतों का समाधान करना होगा। यानी कि इनका बेसिक से ये है कि जो आईटी एक्ट 2021 है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो वहाँ पर ओटीटीज़ को उस अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रसारण और जो सूचना मंत्रालय है उसके साथ इनको रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनानी होगी, उसके सदस्य बनना होगा और जो संबंधित शिकायतें हैं उनसे जो रिलेटेड शिकायतें आएंगी उसको दूर करना और उनका समाधान ये स्वयं करेंगे। बट इनका रजिस्ट्रेशन होगा और गवर्नमेंट इनको ध्यान देगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। देखते हैं अब शिकायत निवारण जो तंत्र है वो कैसे काम करेगा। तो प्लेटफॉर्म के निवारण तंत्र के शिकायत अधिकारी का कार्य जो है वो उपयोगकर्ताओं की शिकायतें दर्ज करना और उनका समाधान करना है। शिकायतें दर्ज भी करना है और समाधान भी करना है। इससे 24 आवर्स के अंदर शिकायतों की प्राप्ति की सूचना देने और 15 दिनों के अंदर उचित तरीके से इसका निपटान करने की अपेक्षा की जाती है। याद रखिएगा, 15 दिनों के अंदर निपटान की है और 24 घंटे के अंदर शिकायतों की प्राप्ति की सूचना है। प्लेटफॉर्म पर किसी अन्य माध्यम से किसी पहुंच और प्रसार को भी अक्षम किया जाना चाहिए। कि प्लेटफॉर्म पे मतलब एक तो है जो फ्री कंटेंट वो देते हैं, एक होता है जो प्रीमियम में देते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अलग अलग वेबसाइट्स, मैं नाम नहीं लूँगी अभी, तो वहाँ पे इनका कंटेंट मिल जाता है या अलग से ये एक्सेस करते हैं लोग। इनसे संबंधित जो गोपनीयता का जो नीतियाँ हैं वो क्या हैं, यानी प्राइवेसी का जो पॉलिसी है वो क्या है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो गोपनीयता है नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को
कॉपीराइट सामग्री और ऐसे किसी भी चीज़ को प्रसारित ना करने की विषय में शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे अपमानजनक, नस्लीय, जातीय रूप से जो आपत्तिजनक के रूप में माना जाता है, जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता को हानि पहुंचा सकती है, या विदेशी राज्यों के साथ हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, या किसी भी समकालीन कानून का उल्लंघन करती है। तो उसके आधार पे जो है आपको कॉपीराइट सामग्री किसी भी चीज़ को प्रसारित नहीं करना होगा। इस विषय में इनको शिक्षित करना है। तो आइए देखते हैं कि TDSAT क्या है। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लीकेंट ट्रिब्यूनल। ये एक ट्रिब्यूनल है जिसको दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण कहा जाता है। तो जो ट्राई अधिनियम 1970 में संशोधन हुआ था, तो इस संशोधन में 2002 में जो संशोधित किया गया था, जिसने ट्राई के जो न्यायिक और विवादपूर्ण कार्यों को संभालने के लिए एक दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण TDST की स्थापना की है। तो TDST की स्थापना जो है, बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस TDST की स्थापना जो है ट्राई अधिनियम जो 1997 में संशोधन है, उसके आधार पर ट्राई अधिनियम को 2002 में संशोधित करके TDST की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका ये है कि निम्नलिखित के बीच किसी भी विवाद को निपटाने हेतु की गई है। तो वो क्या है निम्नलिखित? एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं का समूह, इनके बीच के निपटारे के लिए 2 या 2 से अधिक जो सेवा प्रदाता हैं, जो सेवा देते हैं OTTs या ऑनलाइन सर्विसेज, तो उनके बीच के विवाद के लिए किसी स्थापना ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील सुनने और निपटाने के लिए भी TDS की स्थापना की गई है। इसकी संरचना क्या है? तो TDST में एक अध्यक्ष होते हैं, 2 अन्य अध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। सदस्यों का वैसे भी OTT प्लेटफॉर्म जो है किसी स्टेट के अंतर्गत तो आ नहीं जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि केंद्र सरकार ही रेगुलेट करेगी। तो सदस्यों का जो चयन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के द्वारा किया जाता है। इसकी जो संरचना है वो क्या है? तो न्यायाधिकरण में केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी टोटल 3 लोग होंगे। पात्रता: अध्यक्ष जो है, कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना हो। वो तो ये कितना इम्पोर्टेंट जो पद है कि जब तक वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होगा या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, तब तक वो इस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगी। इसकी योग्यता ये है। या TDST के जो अन्य सदस्य हैं वो क्या हैं और कौन है? वो भारत सरकार में सचिव, केंद्र और राज्य सरकार में किसी समकक्ष पद पर रहा हो। कार्यालय की अवधि: TDSAT अध्यक्ष और अन्य सदस्य अधिकतम 4 वर्षों के कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु अध्यक्ष के लिए है। ये 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इसकी अवधि के पद पर बने रहेंगे। यानी याद रखिएगा, ये जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है अन्य सदस्यों के लिए और अध्यक्ष के लिए भी। लेकिन अध्यक्ष के लिए जो स्पेशल ये है, जो अध्यक्ष होगा वो 70 साल की आयु तक रह सकते हैं पद पे बने हुए। अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्यों के मामले में अधिकतम जो आयु है वो 65 वर्ष की है। तो ध्यान देने वाली यहाँ बात है कि अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष और अन्य सदस्यों के लिए 65 वर्ष। TDSAT की जो शक्तियाँ हैं और अधिकार क्षेत्र है वो क्या है? तो सिविल कोर्ट या नागरिक न्यायालयों के पास किसी भी मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसके पास TDSAT को निर्धारित करने का अधिकार हो। तो आपको होगा कि
जो अगर ये सिविल कोर्ट या नागरिक न्यायालयों के माध्यम से अगर हल की जाती तो TDSAT को क्यों बनाया जाता फिर? तो ये उनके मामलों में मतलब सिविल न्यायालय या नागरिक न्यायालय के अंतर्गत नहीं आ पाते, इसलिए TDST को अलग से निर्धारित किया गया, अधिकार दिए गए हैं। तो TDSAT द्वारा पारित जो आदेश है वो सिविल कोर्ट की डिग्री यानी किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अधिव्यक्ति के रूप में निष्पादित योग्य है। यानी कि इसके द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे वो एक सिविल कोर्ट के या नागरिक न्यायालय के बराबर माने जाएंगे। ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होती हैं, यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि उसके अंतर्गत तो नहीं रखा गया है। तो इस ट्रिब्यूनल के पास जो है वो सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होती हैं, सभी शक्तियां, ध्यान रखिएगा। ये सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि सिविल कोर्ट और जो नागरिक न्यायालय उसके समान नहीं है, लेकिन देखिए यह प्राकृतिक जस्टिस के सिद्धांतों पे काम करते हैं। वैसे लगभग सारे कोर्ट प्राकृतिक जस्टिस के सिद्धांतों पर ही कार्य करते हैं, लगभग क्या है, सारे ही करते हैं। तो ट्राई अधिनियम 1997 जो संशोधित है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 और भारतीय जो विमानपत्तन आर्थिक विनियामक यानी कि रेगुलेशन प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा दूरसंचार, प्रसारण, IT और विमानपत्तन के ट्रैफिक मामलों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ये बहुत सारे नियम हैं जिसके आधार पर जो है ट्रैफिक मामलों पर, IT के जो ट्रैफिक मामले हैं उस पर अधिकार क्षेत्र पर प्रयोग किया जाता है। 2004 में प्रसारण और केबल सेवाओं को शामिल करने के लिए ट्राई अधिनियम का जो दायरा है वो बढ़ाया गया। इसके अलावा 2017 में जो वित्त अधिनियम के बाद TDSAT के अधिकार क्षेत्र को उन मामलों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया था जो पहले साइबर अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में थे। तो जो पहले साइबर अपीलीय प्राधिकरण क्षेत्र में थे उनके जो ट्रिब्यूनल के अंतर्गत अधिकार आते थे, उस अधिकार क्षेत्र को बढ़ा करके TDSAT के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है वो मामले भी। तो खैर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत टाइम से OTT चर्चा में है, मुझे लगता है साल भर या 1.5 साल हो गए ये आ रहे हैं। इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न हैं वो हैं, भारत में ओवर द टॉप या OTT प्लेटफॉर्म के विनियमन यानी कि रेगुलेशन की आवश्यकता, इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक 2। तो सतलज यमुना लिंक नहर विवाद, तो ये क्यों है चर्चा में? तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने केंद्र सरकार से पंजाब में जो सतलज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था, जिससे इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जो कि सतलज और यमुना नदी से संबंधित था। तो आइए देखते हैं आगे क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस विषय पर पंजाब और हरियाणा सरकारों के बीच वार्ता की निगरानी करने का निर्देश दिया था। हालांकि हरियाणा सरकार ने नहर के अपने आधे हिस्से का निर्माण पूरा कर लिया है, तो हरियाणा सरकार ने पूरा कर लिया है। इस विवाद की शुरुआत जो है 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने के बाद 1981 में हुए विवादास्पद जल बंटवारे से जुड़ी है। तो हरियाणा से जो पंजाब अलग हुआ था वो 1966 में हुआ था और 1981 में जो है जल बंटवारे से जुड़े समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो इससे जुड़ा जो बैकग्राउंड है वो क्या है? तो बात है 1960 की। इस विवाद की शुरुआत जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि है उससे होती है। इसके अंतर्गत भारत को रावी, ब्यास, सतलज नदी के मुफ्त एवं अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति दी गई थी। ठीक है, भारत को जो है रावी, ब्यास, सतलज नदी के मुफ्त और अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति दी गई थी। तो 1966 में जो अविभाजित पंजाब और हरियाणा थे, जब वो मतलब एक साथ थे पंजाब और हरियाणा, के निर्माण के बाद हरियाणा को उसके हिस्से का जल प्राप्त करने में काफ़ी समस्याएं हुई थी। हरियाणा को सतलज और उसकी जो सहायक नदी व्यास
कि जल का हिस्सा प्रदान करने के लिए सतलुज को यमुना से जोड़ने वाली एक नहर सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना को तैयार किया गया था, जो कि मैप में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है वो जगह। ये यहाँ से ये बाउंड्री है, यहाँ पे इस साइड पे हरियाणा है और इस साइड पे पंजाब है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भाखड़ा डैम है और ये नांगल डैम है, ये गोविंद सागर है। और यहाँ पे है यमुना जो सतलुज है वो लिंक। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है यमुना कैनाल, ये यमुना नदी जा रही है। तो ये यहाँ से इस तरीके से इसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हरियाणा को भी पानी मिल सके। पंजाब ने हरियाणा के साथ जल साझा करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जल साझाकरण का ये निर्णय तटवर्ती सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके अनुसार किसी नदी का जल केवल उस राज्य और राज्य एवं देश या देशों का है जहाँ से वो होकर बहती है। यानी कि इन्होंने ये दावा किया था, पंजाब ने ये तर्क दिया था कि तटवर्ती सिद्धांत का ये उल्लंघन है अगर हम किसी को इस तरीके से पानी साझा करते हैं। तो फिर क्या हुआ था कि 1981 में दोनों राज्यों ने आपसी में सहमति बनाई कि जल के पुनः आवंटन पर सहमति जताई गई। फिर 1982 में पंजाब के कपूरी गांव में 2014 किलोमीटर लंबी सतलुज यमुना लिंक का निर्माण शुरू किया गया। 1982 की बात है ये। इस योजना के विरोध में पंजाब में व्यापक आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और हत्याएं हुई, जिससे राज्य में अस्थिरता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती की स्थिति खड़ी हो गई थी। अरे बाबा। फिर 1985 में क्या हुआ कि इस दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तात्कालिक जो अकाली दल के प्रमुख नेता जल साझाकरण मामले के आकलन के लिए एक नए प्राधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के गठन पर सहमति व्यक्त करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया कि एक ट्रिब्यूनल बनेगा, इससे संबंधित जो भी मुद्दे होंगे वो सॉल्व करेंगे। जल की उपलब्धता और बंटवारे पर पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी बालकृष्णन इराडी की अध्यक्षता में इराडी प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो इराडी प्राधिकरण की स्थापना की गई 1985 में। 1987 में इस ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा के हिस्से को क्रमशः 5 MAF व 3.83 MAF तक विस्तारित करने की सिफारिश है। MAF यानी कि मिलियन एकड़ जो फिट होती है उसको कहते हैं। तो कितने मिलियन एकड़ फिट में विस्तारित किया है। तो पंजाब के लिए 5 है और हरियाणा के लिए 3.83। तो 1996 में फिर क्या हुआ कि हरियाणा ने सतलुज और यमुना लिंक का काम पूरा करने के लिए पंजाब को निर्देश देने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। हरियाणा सरकार गई सर्वोच्च न्यायालय। तो 2002 और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को अपने क्षेत्र में कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। अब 2004 में क्या हुआ कि पंजाब विधानसभा ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पारित किया। अब इसमें क्या हुआ था, जिससे जल साझाकरण समझौता निरस्त हो गया और इस तरह पंजाब में सतलुज यमुना लिंक का निर्माण बाधित हो गया। ओके। तो 2016 में क्या हुआ कि 2004 के पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट की वैधता पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति संदर्भित यानी आर्टिकल 143 पर सुनवाई करने की और पंजाब द्वारा नदी जल को साझा करने की वचनबद्धता के उल्लंघन को देखते हुए उपरोक्त अधिनियम को संवैधानिक रूप से अवैध करार कर दिया गया। तो 2004 में जो इनका बना था पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, इसको राष्ट्रपति के माध्यम से अवैध घोषित कर दिया गया। तो 2020 इस वर्ष 2020 में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र की मध्यस्थता में उच्चतम जो राजनीतिक स्तर पर सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर संवाद करने और उसको हल करने के लिए निर्देश दिया। फिर पंजाब ने जल की उपलब्धता के समयबद्ध आकलन के लिए एक न्यायाधिकरण की मांग की कि
ट्रिब्यूनल चाहिए कि उससे संबंधित जो न्याय है वो कैसे होगा। तो पंजाब राज्य के जो अनुसार आज तक राज्य में नदी जल का कोई न्याय निर्णय अथवा वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। पंजाब का ये तर्क था। तो रावी ब्यास जल की उपलब्धता भी 1981 में अनुमानित थी कि 17.17 मिलियन एकड़ जो फिट हैं उससे घट करके 2013 में 13.38 MAF हो गई है। एक नया न्यायाधिकरण इस सभी को जांच सुनिश्चित करना होगा या करेगा। तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा राज्यों के जो तर्क है वो क्या है। तो पंजाब कहता है कि उसके जो पड़ोसी राज्यों के साथ किसी भी अतिरिक्त जल को बांटने में उनको सहजता महसूस नहीं होती, यानी उनका कड़ा विरोध करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि पंजाब में जो है अतिरिक्त जल की कमी हो रही है खुद ही, तो वो पिछले कुछ वर्षों में उनके जल का आवंटन में कमी हुई है। तो यहाँ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2029 के बाद पंजाब के कई क्षेत्रों में जल समाप्त हो सकता है और सिंचाई के लिए पंजाब पहले ही अपने भूजल का अत्यधिक दोहन कर चुका है। जब हरित क्रांति आई थी उस समय की बात है, क्योंकि गेहूं और धान की खेती इनके ये केंद्र सरकार को प्रति वर्ष लगभग 70,000 करोड़ मूल्य का अन्न भंडार उपलब्ध कराता है। राज्य के लगभग जो 79% क्षेत्र है उसमें पानी की अत्यधिक दोहन देखा जा सकता है, और ऐसे में सरकार का कहना है कि किसी भी अन्य राज्य के साथ पानी साझा करना असंभव है। तो ये पंजाब के तर्क थे। अब हरियाणा का तर्क क्या है। तो हरियाणा का मानना है कि पंजाब उसके हिस्से के जल उपयोग कर रहा है, इसलिए हरियाणा बढ़ते जल संकट का हवाला देते हुए नहर के कार्यों को पूरा करने की मांग करता है। कि और दूसरा तर्क यह है कि राज्य में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना कठिन है और हरियाणा के दक्षिणी जो हिस्से हैं उनमें पानी पीने की समस्या है, जहाँ पे भूजल स्तर जो है 1700 फीट तक कम हो गया है। तो यहाँ पे पानी की काफ़ी समस्या देखी जा रही है। तो हरियाणा केंद्र खाद्य जो पुल है, सेंट्रल फूड पुल में अपने योगदान का हवाला देते हुए वो उनका तर्क देते हैं कि एक न्यायाधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार उसे उसके जल के उचित हिस्से से वंचित किया जा रहा है। यानी कि हरियाणा कह रहा है कि उनका भी हक बनता है उस पानी पे और उनको वो मिल नहीं रहा है। तो अब देखते हैं कि सतलज यमुना लिंक नहर का जो महत्व है वो क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इतने लंबे से इस पर इतना विवाद हो रहा है। तो एक समान जल बंटवारे की जो सुविधा, तो जो सतलज यमुना लिंक है नहर का उद्देश्य जो है वो क्या है कि हरियाणा और पंजाब के बीच नदी जल के समान बंटवारे को सुविधाजनक बनाना। एक बार पूरा होने पर यह नहर क्षेत्र के प्रमुख जल स्रोतों रावी और ब्यास नदियों से जल के वितरण को सक्षम करेगी और जल संसाधनों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने और असमान वितरण से उत्पन्न होने वाली जो संभावित संघर्ष हैं उनको रोकने के लिए ये दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है कि दोनों में जो पानी के उचित प्रबंधन हो पाएंगे और जिनसे वहाँ पे जो पानी की समस्या है उनको दूर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घकालिक जल विवादों का समाधान क्या है। तो ये हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से चले आ रहे हैं जल विवाद है, उनका समाधान कर सकता है जो ये लीकेज परियोजना है सतलज और यमुना। इसका ये उद्देश्य जो है जल हस्तांतरण के लिए एक सुगम मार्ग प्रदान करके जल आवंटन और उपयोग से संबंधित असहमति को सुलझाना है जो दशकों से चली आ रही है तथा कई बार कई कानूनी लड़ाई व राजनीतिक तनाव का कारण बन रही है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो सतलज यमुना जो लिंकेज है नहर जो है बेहतर जल वितरण की सुविधा प्रदान करके कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाने में योगदान कर सकती है। ये किसानों को उनकी भूमि पर प्रभावी ढंग से खेती करने में सहायता कर सकती है, जिससे बेहतर पैदावार और सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता है। सामाजिक आर्थिक विकास कैसे होगा। तो इस नहर के द्वारा दोनों राज्यों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, शहरीकरण, औद्योगिकरण और समग्र विकास के लिए जल तक निर्बाध पहुंच आवश्यक है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ होता है तथा लोगों के जीवन में गुणवत्ता में जो है वो सुधार होगी। तो विभिन्न राज्यों के बीच जो जल बंटवारे के विवाद हैं उसके कारण क्या है।
तो ना केवल भारत में अपितु विश्व के कई हिस्सों में विभिन्न राज्यों के बीच जल बंटवारे के मुद्दे जटिल और बहुआयामी हैं, जिनमें अमूमन कई कारक शामिल होते हैं। कुछ सामान्य कारक हो सकते हैं और कुछ राज्यों के बीच जल बंटवारे के मुद्दे के कारण बनते हैं। तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं? तो पहला है कि जल उपलब्धता में भौगोलिक विविधता। जैसे हम लोग जानते हैं कि विभिन्न राज्यों में उनकी जो भौगोलिक स्थिति है, स्थलाकृति, नदियाँ, झीलें या पानी के जो अन्य स्रोत हैं उनसे जो है निकटता के कारण जल संसाधनों तक पहुंच का स्तर अलग अलग होता है। कहीं पे ये उपलब्धता होती है, कहीं पे नहीं होती है। तो कुछ राज्यों में ये स्वाभाविक रूप से जल संसाधन अधिक मात्रा या प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं और कहीं पे इसकी कमी भी देखी जा सकती है। दूसरी जो है स्थिति कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें क्या है कि इसके कारण मौसम के पैटर्न को मतलब बदलते हुए देखा जा सकता है और वर्षा के स्तर को प्रभावित कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या है कि जल की उपलब्धता और वितरण में बदलाव आ रहा है। अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा, बदलते मौसम पैटर्न में जल की कमी की समस्या बढ़ सकती है। जल वितरण से संबंधित जो संघर्ष है वो उत्पन्न हो सकते हैं कि हमारे राज्य में जब पानी उपलब्ध है और उनको पता चले कि कुछ समय के बाद, जैसे पंजाब, उनको ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 29 तक वहाँ पे सूखा हो जाएगा और पानी की कमी होगी कई जो क्षेत्र हैं वहाँ पे। तो इस वजह से ये संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो नदियों और जल स्रोतों का असमान वितरण। तो राज्यों में नदियों और जल के जो अन्य स्रोत हैं उनका वितरण प्रायः असमान होता है, जिससे जल के विभिन्न जो अभिगमन व उपयोग पर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पंजाब और हरियाणा के संबंध में। नदी के जो ऊर्ध्व प्रवाह वाले भाग में स्थित राज्यों का नदी स्रोत पर प्रभावी नियंत्रण हो सकता है, जबकि अधोप्रवाह वाले जो हिस्से हैं इसमें स्थिति राज्यों को जल का उचित भाग प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे ऊर्ध्वाधर प्रवाह है, आप समझ लो कि जो ये सतलज और यमुना के लिए ही बनाई गई जो लिंकेज है वहाँ से, तो सतलज क्या होता है कि वो पंजाब को से होकर के निकल रही है, तभी वहाँ से काट करके वहाँ से लिंक बना करके वो हरियाणा की ओर मोड़ने के लिए, यहाँ पे हरियाणा अगर लिख दिया जाए तो वहाँ मोड़ने के लिए विवाद उत्पन्न हुए कि उनको भी पानी मिले। तो यहाँ पर जो नदी है इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो पंजाब में आ जाता है, तो पंजाब उस पर अपना अधिकार और उस पर नियंत्रण प्रभावी करता है। जबकि आप दूसरी ओर देखोगे नदी गंगा, तो उसका जो प्रवाह है इस तरीके से है, यानी कि इधर आप समझ लो कि ये ऊपर से निकलता है, हिमाचल, आपको उत्तराखंड, आपको यूपी और बिहार राज्यों से इस तरीके से निकलता है। तो अब बिहार में आपने देखा होगा कि हर घर जल का जो प्रवाह या उपलब्धता के लिए वहाँ से गया में भी लिंक बनाया गया है कि हर घर में किस तरीके से पानी को पहुँचाया जाए। तो यहाँ पे ये चुनौती तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर में है वो एक राज्य के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, वो उस पर नियंत्रण कायम करना चाहता है। नेक्स्ट है बांधों और जलाशयों का निर्माण कार्य। विभिन्न उद्देश्यों के लिए बांधों और जलाशयों का निर्माण नदियों के प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है, तथा अधो प्रवाह वाले हिस्से की ओर जल की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है, जहाँ से होके गुजर रही है इस प्रकार से। दूसरी है जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती हुई मांग। कुछ राज्यों में तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि से कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल की मांग बढ़ती जा रही है। यही बढ़ती हुई मांग उपलब्ध जल संसाधनों पर दबाव डालती है, जिससे आवंटन और वितरण पर संघर्ष होता है। राजनीति और अंतर्राज्य संबंध। राजनीतिक कारक अंतर्राज्यीय संबंध और राज्यों के बीच अलग अलग जो प्राथमिकताएं हैं जल वितरण से संबंधित, उनके लिए वार्ता समझौता को प्रभावित कर सकती है। तो राजनीतिक विचार सत्ता की जो गतिशीलता है और चुनावी जो हित हैं जल विवादों के समाधान को जटिल बना सकती है। इसी के आधार पर लोग चुनाव मोर्चे और बाकी सारी चीज़ें करते हैं या कर सकते हैं। तो इससे जुड़े जो अस्थायी समाधान है वो क्या है? पहला, जल संरक्षण एवं दक्षता
उपाय। तो जल बचत प्रौद्योगिकियों को लागू करने और कृषि उद्योग घरों में जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने से जल की मांग में काफ़ी कमी आ सकती है। सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण। सिंचाई के बुनियादी ढांचे को ड्रिप सिंचाई जैसी अधिक कुशल प्रणालियों में अपग्रेड करने से कृषि जो यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ अधिकांश जल संसाधनों का उपभोग होता है वहाँ पे जल की बर्बादी को कम किया जा सके। वास्तविक समय की जो निगरानी और पूर्वानुमान जो है वो जलाशय के स्तर, जल के प्रवाह और मौसम के पैटर्न की वास्तविक समय की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रभावी जल प्रबंधन तथा विशेषकर जो ये जलवायु अनिश्चितताएं हैं उनके द्वारा समय पर निर्णय लेने में सहायता कर सकती है। संघर्ष समाधान तंत्र। तो संभवतः क्या है कि कानूनी संरचना के परे कुशल संघर्ष समाधान तंत्र स्थापित करने से राज्यों को जो जल वितरण है उनके विवादों को अधिक तेज़ी और सहयोगात्मक ढंग से हल करने में मदद मिल सकती है। जल विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए पड़ोसी राज्यों के बीच जो है सहयोग और समझ की भावना विकसित करना ज़रूरी है। नदी बेसिन जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी बहाली। नदी बेसिन जो पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिससे जल संसाधनों की संधारणीयता में जो है वृद्धि हो सकती है और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र जल की गुणवत्ता और उपलब्धता में योगदान दे सकती है। किसी भी जल संबंधी जो परियोजना है उसको शुरू करने से पहले एक व्यापक जो है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सुनिश्चित करने से जल स्रोतों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सकता है और उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इससे संबंधित जो आगे की राह है वो क्या है कि जल विवादों को न्यायाधिकरण के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ एक अस्थायी न्यायाधिकरण स्थापित करके हल या नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमारे पास एक अस्थायी न्यायाधिकरण स्थापित नहीं है, उसको स्थापित करना चाहिए। किसी भी संवैधानिक सरकार का तात्कालिक लक्ष्य आर्टिकल 262 यानी कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों से के जो जल है उससे संबंधित जो विवाद है उसका न्याय निर्णय ये आर्टिकल 262 से संबंधित है और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में संशोधन तथा समान स्तर पर इसका कार्यान्वयन यानी कि रेगुलेशन होना चाहिए। इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न है वो क्या है कि सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद की पृष्ठभूमि एवं इससे जुड़े जो प्रमुख कारकों पर हैं चर्चा करते हुए देश में जल संसाधनों के वितरण में जुड़े विवाद के समाधान हेतु संभावित विकल्पों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे पृष्ठभूमि और इससे जुड़े जो कारक हैं और विवाद और उनसे जुड़े जो समाधान हैं उनकी चर्चा यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट है पॉलिटी का, ये तीसरा टॉपिक है और वो है न्यायालय की अवमानना। ये मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से चर्चा में आ रहा है, पिछले साल भी था, तो देखते हैं ये चर्चा में फ़िलहाल क्यों है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने NCLAT यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय जो न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, इसके 2 सदस्यों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई है। अच्छा, तो न्यायालय ने फिनलेक्स केबल्स मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद निर्णय सुनाने के लिए सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अच्छा, तो न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यानी फिनोलेक्स केबल्स के मामले में उनकी यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया था कि सर्वोच्च न्यायालय उनकी वैसी उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन NCLAT के सदस्यों ने इससे जुड़े मामले में सुनवाई करी है और इसीलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट उनके अवमानना को बताता है कि उनकी अवमानना की गई है, उनके दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। तो कारण बताओ नोटिस क्या होता है कि ये एक न्यायालय, सरकारी एजेंसी या किसी अन्य आधिकारिक जो निकाय है उनके द्वारा किसी व्यक्ति संस्था को जारी की गई है एक औपचारिक सूचना होती है, ऑफिशियल ये होती है, नोटिस होती है, जिसके आधार पर कार्यों, निर्णयों या व्यवहार को लेकर के सफाई देने या उचित
ठहराने के लिए कहा जाता है। कारण बताओ नोटिस का उद्देश्य जो है प्राप्तकर्ताओं को विशिष्ट चिंताओं या कथित उल्लंघनों के संबंध में प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण प्रदान करने का अवसर देता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, आखिर इसके पीछे का रीज़न देने के लिए। तो इस विवाद की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो क्या रही है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जांचकर्ताओं को पिनोलेक्स केबल्स की आम वार्षिक बैठक के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था तथा एनसीएलटी को परिणाम की जानकारी मिलने के बाद अपना निर्णय सुनाने के लिए कहा गया था। हालांकि एनसीएलटी ने कथित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को स्वीकार किए बिना निर्णय घोषित कर दिया। तो उन्होंने निर्णय घोषित कर दिया था एनसीएलटी ने। तो भारत की जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजीआई हैं, अभी तो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण एनसीएलटी और एनसीएलटी की कार्यप्रणाली पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस न्यायाधिकरणों में कुछ समस्या प्रतीत होती है तथा यह मामला उस समस्या का एक उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को संभालने के एनसीएलटी के तरीके पर नाराज़गी व्यक्त की है और कहा है कि एनसीएलटी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए था। न्यायालय की अवमानना और इससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स हैं वो क्या हैं, देखते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? तो न्यायालय की अवमानना जो होती है, न्यायिक संस्थाओं को लक्षित हमलों और अनुचित जो आलोचनाओं से बचाने और इसके अधिकार को कम करने वालों को खंडित करने के लिए एक कानूनी तंत्र के रूप में प्रयास करती है। कि किसी भी तरीके की जो न्यायालय पे आक्षेप लगते हैं या कुछ भी ऐसे अनुचित जो आलोचना होती है उससे संबंधित है, उसको रोकने के लिए न्यायालय के पास ये अधिकार है कि अगर कोई भी उसकी अपमानजनक चीज़ें या उसको मानने उसके निर्णय को मानने से मना करते हैं, तो इस तरीके के लिए वो कानूनी तंत्र के रूप में जो है न्याय की अवमानना के आधार पर दंडित करते हैं। इसका वैधानिक आधार भी है। क्या है? तो जब संविधान को अपनाया गया था तो न्यायालय की अवमानना को भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 19 और जो सब क्लॉज 2 है, इसके तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों में से एक बना दिया गया था। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 19 है उसमें है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर जो प्रतिबद्धता है उस पर ये लागू किया गया था। वह युक्त प्रतिबंध इससे संबंधित है, इस पे लागू होते हैं। यानी कि आप बोल तो सकते हो, आपको आज़ादी है, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे किसी और का अधिकार या उसके निर्णय या उसका जीवन या किसी संस्था या इस तरीके के प्राधिकरण की अवमानना हो, उल्लंघन हो और वो प्रभावित हो। तो आर्टिकल 129 यानी 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की है। तो इस आधार पे वो दंडित भी कर सकते हैं आर्टिकल 129 के आधार पर। और आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय को इस प्रकार के मामलों में निपटने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 129 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है अवमानना के संबंध में दंड देने के लिए, और 215 जो है वो उच्च न्यायालय से संबंधित है अवमानना के मामले में दंडित देने की शक्ति जो है या उससे निपटने की जो शक्ति है वो देती है। और पॉइंट है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 इस विचार को वैधानिक समर्थन देता है। तो आर्टिकल में भी उल्लेखित है, ये ध्यान रखिएगा, और कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है ये भी ध्यान रखना है। न्यायालय के अवमानना के जो प्रकार हैं वो क्या हैं? तो सिविल अवमानना, इसमें क्या होता है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री, निर्देश, आदेश, रिट और अन्य जो प्रक्रिया है उसको जानबूझकर अवज्ञा, यानी कि न्यायालय को दिए गए जो वचन है उसको जानबूझकर उसका उल्लंघन किया गया, तो सिविल अवमानना में आ जाता है। जैसे ये जो संबंधित उपरोक्त जो संबंधित मामला है वो सिविल मामला से संबंधित है। आपराधिक अवमानना क्या है? दो तरीके के अवमानना है, सिविल और आपराधिक। तो आपराधिक अवमानना में क्या है कि इसमें किसी भी ऐसे मामले का प्रकाशन या कोई अन्य कार्य शामिल है जो किसी अदालत के अधिकार को कम करता है और या तो उसे बदनाम करता है या किसी न्यायिक कार्रवाई की जो उचित प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप करता है, अथवा किसी अन्य तरीके से
न्याय प्रशासन में बाधा डालता है। तो आप बेसिकली समझो कि किसी भी तरीके से कोई भी जो न्याय प्रशासन में बाधा डालता है वो आपराधिक मामलों में आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आता है। तो न्यायिक कार्रवाइयों की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अपवाद में ये नोट वाला पॉइंट है कि निष्पक्ष और जो सटीक रिपोर्टिंग होती है उससे जो है न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाती है। ना ही किसी मामले की सुनवाई और निपटारे के बाद न्यायिक आदेशों की गुणवत्ता को लेकर कोई निष्पक्ष आलोचना की जाती है। यानी कि कोई भी अगर अदालत ने कोई भी अपना पॉइंट या आदेश सुना दिया है तो उसकी गुणवत्ता को लेकर के कोई भी निष्पक्ष आलोचना जो होती है उस पर भी आप अवमानना के आधार पर दंडित नहीं कर सकते हैं। तो इसके आधार पर सज़ा क्या मिलती है? तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत दोषी को 6 माह तक की कैद और 2000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बचाव के रूप में सच्चाई और सद्भावना यानी ट्रूथ एंड गुड फेथ को शामिल करने के लिए इसे 2006 में संशोधित किया गया था। इसमें यह जोड़ा गया था कि न्यायालय केवल तभी सज़ा दे सकता है यदि दूसरा व्यक्ति कार्य में पर्याप्त हस्तक्षेप करता है या न्याय की उचित प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ पे ट्रूथ ऑफ गुड फेथ को मतलब आपकी नीयत क्या है, बेसिकली इंटेंशनली किया है या अनइंटेंशनली हुआ है, इसको भी तवज्जो दी गई है। पिछले साल शायद अवमानना का ही मुद्दा था जिस पे मुझे वो केस याद नहीं आ रहा है, और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक सांकेतिक सज़ा सुनाई थी। सांकेतिक 1 रुपया उनसे जुर्माना लिया गया था। तो न्यायालय की अवमानना कार्रवाई की आलोचना। कुछ आलोचकों का मानना है कि न्यायिक अवमानना या प्रावधान 21वीं सदी के भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की छाया को प्रतिबिंबित करता है, विशेषकर जब यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने भी अवमानना कानून को समाप्त कर दिया है। अब यूके में भी नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे चल रहा है, जबकि हमने उन्हीं से ये कानून लिया है। तो अवमानना को न्यायालय के निर्देशों निर्णयों को की जो केवल स्वेच्छाचारी अवज्ञा तक सीमित रखने और न्यायालय को बदनाम करने को प्रतिबिंबित करने की मांग उठाई गई है कि न्यायालय को बदनाम ना किया जाए। इस आधार पर यह भी कहा जाता है कि इसका जो परिणाम है न्यायिक सीमा के परे भी जा सकता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में अवमानना के मामले लंबित हैं, जिससे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबी न्यायपालिका द्वारा न्याय प्रशासन में विलंब होता है। अब इससे जुड़ी जो आगे की राय है वो क्या है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में सबसे मौलिक है और उस पर प्रतिबंध न्यूनतम होना चाहिए। न्यायालय की अवमानना पर कानून केवल वही प्रतिबंध लगाना या लगा सकता है जो न्यायिक संस्थाओं की वैधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि वही चीज़ प्रतिबंधित होनी चाहिए जो न्यायिक संस्थाओं को वैधता को बनाए रखने में आवश्यक हो। इसलिए स्वाभाविक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उस प्रक्रिया को परिभाषित करने वाले जो नियम है या दिशा निर्देश हैं तैयार किए जाने चाहिए जो आपराधिक अवमानना पर कार्रवाई करते हैं, और समय वरिष्ठ न्यायालयों को अपनाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बेसिकली है कि आपको एक आपराधिक अवमानना या सिविल अवमानना से संबंधित जो होते हैं वो एक लिस्ट तैयार करें, जिसके आधार पर लोग जो है अवमानना की कैटेगरी को समझ पाएँ। नहीं तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ आप उसके मुद्दे को उठा करके न्यायालय ये बता सकते कि ये हमारे अवमानना आपने कर दिया है, हमारे निर्देशों का उल्लंघन कर दिया है, तो आप आपराधिक अवमानना के क्षेत्र में या सिविल अवमानना के क्षेत्र में आते हैं। इससे जुड़े जो संभावित प्रश्न हैं वो हैं, भारत में न्यायालय की अवमानना का वैधानिक आधार क्या है? आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि न्यायिक संस्थाओं को सुरक्षा की ज़रूरत है? तो ये था हमारा पॉलिटी के 3 टॉपिक, और नेक्स्ट 3 टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।